बहू बाजार जा रही हो, सर्दी का मौसम आ रहा है, मेरे लिए 2-4 जोड़ी मोजे ले आना। एक दिन में एक मोजा सूखता नहीं है, क्या किया जाए। बुढ़ापे का शरीर है, बहुत जल्दी ठंड भी लग जाती है। और हाँ बहू, अंकित से कहना गैस वाली दवा ख़त्म हो गई है, वह मंगवा देना। तुम्हें अगर रास्ते में कहीं दवाई की दुकान मिले तो तुम ही ले आना। किस लिए अंकित को परेशान करोगी। सुधा जी अपनी बहू विशाखा से कहती हैं। विशाखा बोली, मम्मी जी आप घर में किसी को भी बाजार जाते देखती हैं तो अपनी कोई ना कोई डिमांड रख देती हैं। अभी पिछले साल ही तो मैंने 2 जोड़ी मोजे आपके लिए मंगवाई थी, कहाँ गए वह। और अभी परसों ही तो गैस वाली दवाई आप ले रही थी, इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गई। सुधा जी बोली, बहू अब तुमसे क्या छुपाना। वह जो हमारी पड़ोसन निर्मला जी है, कितने दिनों से अपने बेटे बहू को बोल रही थी मोजों के लिए, पर उनके पास वक्त ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने अपने वाले उन्हें दे दिए। बेचारी ठंड से परेशान हो रही थी। और जहाँ तक गैस वाली दवाई की बात है, जब मैं पिछले हफ्ते गांव गई थी तो तुम्हारी चाची सास को गैस की बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने वह दवाई उन्हें दे दी और बता दी है कि खाना खाने के आधे घंटे पहले 1 हफ्ते लगातार हर रोज 1 गोली लोगी तो ठीक हो जाएगी। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि ये दवाई आपको किसने सुझाई, तो मैंने तुम्हारे बारे में बताया तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी। विशाखा बोली, मम्मी जी आप भी हद करती हैं। हमने कोई घर में फार्मेसी या धर्मशाला खोलकर नहीं रखी है जो आप अपनी चीज़ों को बांटती रहती हैं। पता है इन चीज़ों के भी पैसे लगते हैं, हमें भी ये मुफ्त में नहीं मिलता। आप तो इस तरह से चीज़ों को बांटती हैं जैसे खुद कमाकर पैसे लाती हैं। ये आखिरी बार होगा जब मैं आपको मोजे लाकर दूंगी। अगर आइंदा से आपने किसी को दिया तो मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं फिर से लाकर दूंगी। फिर पुराने दिनों की तरह सिलाई और ऊन लेकर खुद के लिए मोजे बुनती रहिएगा। इतना कहकर विशाखा चली गई। शाम में सुधा जी बैठकर टीवी देख रही थी, तभी अंकित घर पर आया और बोला, क्या माँ पूरे दिन टीवी देखती रहती हो, कोई और काम नहीं है क्या। मुझे तो बचपन में कहती थी कि ज़्यादा टीवी देखने से आँख खराब हो जाती है। आपको पता है बिजली का बिल कितना आता है। और ये विशाखा दिख नहीं रही है, कहाँ गई। सुधा जी ने तुरंत टीवी बंद कर दिया और बोली, बेटा घर में कोई था नहीं, इसलिए मैं टीवी देखने बैठ गई। और बहू लगता है बाजार गई है, बहुत देर हो गई, अभी तक आई क्यों नहीं है। तभी उधर से विशाखा आई और बोली, मम्मी जी पूरी बात बताया कीजिए, आधी अधूरी बात बताकर घर में कलह मत करवाइए। सुधा जी बोली, बहू मैं तो बस बता रही थी कि। तभी विशाखा बोली, ये क्यों नहीं बताई कि आपका सामान लेने भी मैं गई थी। अंकित बोला, कौन सा सामान। विशाखा बोली, आपकी माँ आजकल त्याग की मूर्ति बनी फिरती हैं, कभी दवाई कभी मोजे, अपना सामान दूसरों को दान करती रहती हैं और फिर मुझे बाजार लाने के लिए कहती हैं। अंकित बोला, माँ ये मैं क्या सुन रहा हूँ। आप इतनी भी लापरवाह कैसे हो सकती हैं, चीज़ों का ख्याल रखना भूल गई हैं क्या। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अब मुझे और आपकी बहू को आपकी हर चीज़ का हिसाब रखना पड़ेगा। अंकित इतना सुनकर अपनी पत्नी के साथ कमरे में चला गया। पीछे से सुधा जी का चेहरा उतर गया। कुछ समय बाद अंकित अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने जा रहा था। सुधा जी बोली, बहू मेरा शुगर फ्री वाला च्यवनप्राश और हॉर्लिक्स खत्म होने को है, बाजार जाओ तो लेती आना। विशाखा बोली, मम्मी जी हम जब भी बाहर कहीं जाते हैं आप जरूर टोकती हैं, और ये क्या सारा सामान खत्म हो गया है। वह बोली, नहीं बहू अभी 2 दिन का है इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। अंकित बोला, माँ 1-2 दिन अगर च्यवनप्राश और हॉर्लिक्स नहीं खाओगी तो कमज़ोर नहीं हो जाओगी। इतना कहकर वह दोनों चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद दरवाजे की घंटी बजी। सुधा जी ने जाकर देखा तो उनके पति के एक पुराने मित्र रामलाल जी आए थे। दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। रामलाल जी बोले, भाभी जी संपत भाई का पेंशन जैसे 6 महीने से रुका हुआ था, अब वह चालू हो गया है और उसमें
कुछ इजाफा हुआ है, इसलिए आपके दस्तखत लगेंगे। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं बार बार नहीं आ पाऊंगा। आपने जो कहा था उसके लिए मैंने बैंक में किसी से बात कर ली है। वह आपके सारे पैसे आपके गांव वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा और ये एटीएम कार्ड रखिए। जब भी आपको पैसों की ज़रूरत हो तो इससे निकाल लीजिए। सुधा जी बोली, रामलाल जी, इनके जाने के बाद आपने मेरी बहुत मदद की है। क्या बताऊं बेटे, बहू के साथ रह रही हूं, मेरी वजह से उनके भी खर्च बढ़ गए हैं। ये तो चले गए पर मेरे बुढ़ापे का इंतजाम करके गए हैं। इस शहर में कुछ अपनापन नहीं लगता और मेरी वजह से आपको दूसरे शहर से यहाँ आना पड़ा। इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, इसके लिए बहुत माफ़ी चाहूँगी। रामलाल जी बोले, भाभी जी, आप ये बात कहकर मुझे पराया कर रही हैं। संपत भाई मेरे बड़े भाई जैसे थे। कभी भी मुझे कोई दिक्कत होती थी तो मदद करते समय कभी मुझसे हिसाब नहीं मांगते थे। भाभी मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। ये आजकल लगभग हर घर की परेशानी बन चुकी है। माँ बाप अपना सब कुछ लुटाकर बच्चों के लिए खुश होते हैं, परंतु वही बच्चे अपनी दुनिया में खो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रामलाल जी चले गए। शाम में जब बेटा बहू लौट कर आए तो टेबल पर प्लेट में कुछ बिस्किट रखे हुए थे। विशाखा बोली, मम्मी जी कोई आया था क्या? सुधा जी ने सारी बात बताई। विशाखा बोली, कुछ 1000 रुपए के पेंशन के लिए इतनी आवभगत करने की क्या जरूरत थी? देखिए ये बिस्किट हवा में रखा खराब हो गया। आप बहुत चीज़ों की बर्बादी करती हैं। मम्मी जी थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। सुधा जी बोली, कोई बात नहीं बहू, ऐसे भी शाम हो गई है, मैं चाय के साथ ये बिस्कुट खा लूँगी। अंकित बोला, माँ आपकी उम्र हो गई है परंतु अकड़ नहीं गई है। चीज़ों की बर्बादी के लिए अगर बहू सास को टोकती है तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? शुक्र मनाइए, कम से कम आपसे वह हिसाब तो नहीं ले रही है। पापा के 25-30 हज़ार का पेंशन दिख रहा है, पर हमारे घर में 2 साल से कितना खर्चा हुआ वह आपको नहीं दिख रहा। बेटे का पैसा भी आपका ही है, थोड़ा इसका भी हिसाब रखा कीजिए। इतना कहकर बेटा वहाँ से चला गया। इन छोटी छोटी बातों से कहीं न कहीं सुधा जी के अंदर कुछ टूट रहा था। वह हर रोज़ सोचती थी कि जिस बेटे से आज तक मैंने कभी हिसाब नहीं मांगा, वह बुढ़ापे में मुझसे हर चीज़ का हिसाब रखना चाहता है। यही सोच रही थी कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। गांव से सुधा जी की सहेली दीपा से उनकी बात हुई। जब उन्होंने अपने मन की सारी बात बताई तो दीपा जी ने जो बताया उसे सुनकर सुधा जी के पैरों तले जमीन निकल गई। दीपा जी बोली, तुम्हारे बच्चे तो तुमसे हिसाब मांग रहे हैं, मेरे बच्चे तो मुझे टूटे फूटे गांव के घर तक छोड़कर चले गए और वापस पलटकर देखने नहीं आए। वह तो अच्छा है कि पति की पेंशन पर अपना हक नहीं जमा सके। आज वही सहारा है और मैं सुख शांति से 2 रोटी खाकर यहाँ जी रही हूँ। सुधा जी बोली, दीपा क्या अकेले रहना सही है? दीपा जी बोली, वहाँ अपनों में भी तो हम अकेले थे, यहाँ पराये में भी उतना अकेलापन नहीं महसूस होता। 2-3 दिन तक सुधा जी दीपा की कई बातों को सोच रही थी। इधर बेटा और बहू आए दिन किसी न किसी बात पर उनसे हिसाब लेते रहते थे। एक रोज सुधा जी ने अपने लिए कुछ निर्णय लिया और बेटे बहू को अपना फैसला सुनाया कि मैं अब गांव जाकर रहना चाहती हूँ। अंकित बोला, माँ अगर जा रही हो तो ये याद रखना कि मैं वहाँ आकर आपसे मिलने नहीं आ पाऊँगा। मुझे छुट्टी भी नहीं है कि मैं छोड़ने जाऊँ। हाँ मैं ड्राइवर को कहता हूँ आपको छोड़ देगा। सुधा जी मुस्कुराते हुए अपने सामान को समेटने लगी और बोली, बेटा तुम निश्चित रहो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी और ना अब तुम्हारा खर्चा बढ़ेगा। बस हो सके तो बस जब अंतिम सांस लूँ तो अपना चेहरा दिखा जाना, ताकि जाकर उस भगवान से मैं हिसाब मांगूं कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ऐसा लाल मिला। इतना कहकर सुधा जी निकल गई। आज 2 महीने हो गए, ना अंकित ने सुधा जी को फ़ोन किया और ना ही सुधा जी ने अपने मन को दुखी किया। पूरे दिन
आस पड़ोस और अपनी सहेली के साथ अपना वक्त बिताती। पति के अच्छे व्यवहार के कारण गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते और सुधा जी ने अपनी छोटी सी जमीन पर कुछ पैसे लगाकर सब्जी उगाने का काम शुरू करवाया। कुछ लोगों को रोजगार मिला और सुधा जी को लोगों का साथ मिला तो वक्त भी कटने लगा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।